और अवाम ने एमआईएम के नाम पर इनको 2 संजय दिए, एमएलए भी बनाए, एमपी बनाए। तो ये 10 साल में इन्होंने कौन सा कार्य नुमाया अंजाम दिया, बता देना चाहिए। शख्स है, बड़े जिम्मेदार शख्स है वो, और इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करना चाहिए। तो औरंगाबाद शहर जैसे तारीखी शहर का नाम इनके दौर में बदला है। मैंने 27 साल इसके खिलाफ लड़कर इस नाम को रोका हूं। ये महाराष्ट्र एमएलए रह चुके, एमपी यहां से थे, ये 27 महीने नाम नहीं बचा सकते शहर का, क्या मुसलमान ये नहीं पूछेंगे? और अभी भी जब यह पूरा औरंगाबाद के कीर्ति समिति बनेगी, सब पार्टी के लोगों को बुलाए, खासदार साहब ने तमाम लोगों की गेस्ट हाउस में मीटिंग ली, हम सब मौजूद थे उसके अंदर फिर यह तय किया कि इनको पहला तजुर्बा है, लिहाजा इनको पिटिशनर बनाया जाए। वैसे तो मेंबर पार्लियामेंट आपने पानी पर, गुटके पर, शराब पर पार्लियामेंट में बोला है। क्या औरंगाबाद के नाम तब्दील करने पर आपने 2 सेंटेंस पार्लियामेंट बोला है? इन्होंने औरंगाबाद नाम बचाने के लिए लेने वाला, लेकिन ये बोला है, बदल के बताओ। बताइए मेरे को, जब मैटर सब जुडिस होगा तो सुप्रीम कोर्ट में आप और मैं करने वाले क्या है, पार्लियामेंट में क्या करने वाले? जब मैटर आपका अदालत आलिया और अदालत उस्मा तक पहुंच चुका है, इन्होंने पार्लियामेंट लड़ाया कि उसके लिए क्लस, ये भी तो पूछेंगे ना लोग, अभी उनको देना है। जब पहला ऑर्डिनेंस निकाला गया था औरंगाबाद संभाजी नगर के ताल्लुक से, शहर के पूरे जिम्मेदार हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे जहीन लोग, हमारे इत्तेहाद के तौर पर एक तय किया और जनाब मुश्ताक अहमद साहब के नाम को आगे लेके उनको पिटिशनर बनाया। तो आप अपने आप को तनहा मत समझिए कि आपने कोई तीर मार दी, ये शहर के लोगों ने उस काबिल आपको समझ के काम किया। तो आप उस काम को लेके जब कोर्टों तक पहुंचे और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे, ये 95-96 की बात, सुप्रीम कोर्ट में आके स्टेट गवर्नमेंट के वकील ने खाली ओरल बात करके, साहब हम शहर का नाम नहीं बदल रहे, आपने पिटिशन क्यों विड्रॉ करके ले, जरा इसका जवाब ले लीजिए उनसे। अगर आप पिटिशन विड्रॉल नहीं करते जब, और अगर आप वो डिस्पोजल करा के लेते, तो आज ये दिन तुमको और हमको देखना नहीं पड़ते थे। देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इलेक्शन का कहीं ना कहीं करीब मामला होते जा रहा है, इलेक्शन के दिन बहुत करीब आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हर पार्टी अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करी है। एआईएमआईएम की तरफ से श्री इम्तियाज जलील जो है डिक्लेयर हो चुके हैं, और ठाकरे शिवसेना की तरफ से श्री चंद्रकांत जी खैरे जो है औरंगाबाद से उम्मीदवार आज डिक्लेयर किए गए हैं। उसी के चलते और कई मुद्दे हैं वार, जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन का जब जब दौर आता है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाते हैं। उसी के चलते अभी जो सबसे ज्यादा माहौल देखा जा रहा है कि जो मैप आया है, जो जिस तरीके से लोगों के अंदर भय का माहौल है, किस तरीके से माहौल होगा, क्या वाकई में हमारे घर टूटेंगे, हर मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एआईएमआईएम के प्रवक्ता है आरिफ हुसैनी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके का माहौल आज देखा जा रहा है, जो जैसे कल भी मैंने आपकी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियोस देखा हो कि भाई आपका दावा है कि आप तो कह रहे हैं कि हम किसी का घर टूटने नहीं देंगे, जो एक माहौल दिख रहा है अभी, जैसे कि किराड़पुरे का नीचे का हिस्सा हो या दीगर जगहों की जो मैप है, उस बारे में सबसे पहले आप क्या कहेंगे, फिर हम आगे बात करें। देखिए, हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि कोई घर टूट रहा है या किसको हम टूटने नहीं देंगे। हमारा कहना यह है कि ये जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान जो अभी शाये किया है कारपोरेशन ने, ये 1970-71 का तैयार किया हुआ प्लान है। उसको भी और उन्होंने ब्रॉड किया, उसका पैमाना वसी किया है, और अतराफ की और बहुत सारी बस्तियां जहां पर आबादियां बच चुकी है वहां तक कारपोरेशन का दायरा बढ़ाया, उसको एग्जिस्टिंग प्लान बोल के इन्होंने शाये किया है। और जिस चीज और जो प्लान के अंदर पहले से मौजूद थी वो चीजें पहले से मौजूद है। कई जगह उन्होंने घटाया है, कई जगह उन्होंने बढ़ाया है, ये काम उन्होंने किया। लेकिन जो लोगों को लगता है कि अपनी जायदादें इसके अंदर हायल हो रही है, अपनी जायदादें इफेक्ट हो रही है, वो लोगों ने कानून के एतबार से, कल मैंने पूरी डिटेल बताया इसके ऊपर कि कानूनी एतबार से एमआरटीपी एक्ट के तहत अपनी बुनियादी बात को आप कारपोरेशन के सामने एतराज रखें। कारपोरेशन अगर आपकी बात को नहीं सुनती, नजरअंदाज करती है, तो फिर पार्टी लेवल के ऊपर उस आंदोलन, उनको कैसे आंदोलन खड़े करके लोगों को राहत दिलाएंगे, वो एमआईएम पार्टी तय करेंगी। आप हुकूमत महाराष्ट्र तक कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद में अदला के दरवाजे खुले, रास्ते बहुत है हमारे पास में, लेकिन एतराजात सही तरीके से दाखिल होने चाहिए। आरिफ हुसैनी साहब, आज जो है आपके सामने, आपके पार्टी के सामने फिर जो है शिवसेना के चंद्रकांत जी खैरे जो है डिक्लेयर हो चुके हैं। क्या इस बार फिर देखने को मिलेगा? कोई कहेगा खान को वोट मत दो, कोई कहेगा बान को वोट मत दो, कोई कहेगा हिरवे साहब को वोट मत दो, कोई कहेगा उनको वोट मत दो। क्या यही सिलसिला चलेगा कि इस बार क्या क्या होगा माहौल इस बार? देखिए, ये बात जो भी उम्मीदवार करेगा, इसका साफ मतलब है कि जनता के मुद्दे उस उम्मीदवार के पास में नहीं है, और जिसके पास जनता के मुद्दे होंगे, डेवलपमेंट की बात होंगी, वो खान और बान की बात नहीं करेंगे। मेरे को एक बात बताइए कि ये शुरू से नफरत ही करते आ रहे हैं। अरे कभी तो मोहब्बत की बात करो, कभी तो दिलों को जोड़ने की बात करो,
कभी तो सारे समाजों को इंसाफ दिलाने की बात करो। आपकी तरफ से भी तो वही बातें होती है। आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब यहाँ आते हैं वो भी कहते हैं कि शिवसेना को हम नहीं भूलेंगे, बीजेपी को हम नहीं भूलेंगे, कांग्रेस को नहीं हम भूलेंगे। वो भी तो वही बात करते हैं। उन्होंने कब कौन से भाषण में डेवलपमेंट की बात कर दी? अच्छा, हो गई बात आपकी जी। बताइए मेरे को, उन्होंने कौन से समाजों को बिगाड़ने की बात करी? समाजों की कहा बात नहीं हिंदू चल रही है, मुसलमान वो भी करी? तो हर पार्टी को बुरा भला इसलिए बोलते हैं कहा, ना। इस बुरा भला नहीं कहा उन्होंने। जिस तरीके से सियासी धोखाधड़ी की, सेकुलरिज्म के नाम पर ओत लेते आप, ओत लेने के बाद में गलत काम करते। तो इतने सालों से आपको समझ नहीं आ रहा था, कांग्रेस के साथ में थे, इतने सालों से आप कांग्रेस के साथ में थे, 2014 के बाद में आप उनसे दूर हुए। जब आपको नहीं लगता था कि भाई ये सेकुलर का चोला पहन रहे हैं, ये लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, 2014 के बाद ही आपको समझ नहीं आया? बड़ी देर के बाद आपकी नींद उछाल गई। देखिए, जागे वहीं सवेरा। अच्छा, बहुत लेट जागे आप। बार बार आप पे एतमाद करने के बाद अगर बार बार एतमाद शिकनी हो रही है तो फिर उसका रास्ता क्या है? नहीं तो बहुत लेट आप जागे ना। नहीं, लेटर उसका सवाल नहीं, जाग गए। जागने के बाद में पूरे माशरे के अंदर लोगों को बेदार भी कर दिए, लोगों को बता भी दिए किस किस रुख के सेकुलरिज्म का ढोंग रचनेवादी पार्टियां कैसी होती है वो भी दिखा दी। तो इतने साल तक आप जब उनके साथ थे तो लोग आपके ऊपर भी यही आरोप लगाएंगे कि आप भी सेकुलरिज्म का जो है चोला पहने हुए हैं, आप भी ढोंग कर रहे हैं। हमारे हाथ में कौन सी सत्ता है? हम कौन से पावर में बैठे हुए हैं? लेकिन आप तो बयानबाजी तो जोर से कर रहे हैं ना। देश आप तो बयानबाजी में तो बार बार कह रहे हैं कि हम सेकुलर है, हम सेकुलर है, हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। हमको कोई सेकुलर का दावा करने की जरूरत नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं सेकुलर के। हमारे मोहतरम ओवैसी साहब ने बड़ा अच्छा कहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमको कुली बनाने की कोशिश मत करो। जो प्रेम्बल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म हम उसको मानते हैं, ये सियासी सेकुलरिज्म उन लोगों को मुबारक जो इसके ऊपर जाके अपने नेताओं की वाहवाही करते। अच्छा, आरिफ हुसैनी साहब, जैसे कि आप आरोप प्रत्यारोप का वक्त तो चालू हो चुका है, हर एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। क्या संविधान ने यह हक नहीं दिया है कि कोई और औरंगाबाद से इलेक्शन लड़े? किसने इनकार किया इस बात से? बिल्कुल लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। अगर खासदार के इलेक्शन कोई लड़ना चाह रहा है कोई और, तो क्या उसको हक नहीं है लड़ने का? अरे भाई, कौन किसको रोक सकता है? जब फिर आपके पार्टी के एक नगर सेवक कह रहे हैं, वो बार बार ये कहते हैं, गठ नेता जो कह रहे हैं कि भाई ये खड़े हो गए, वो सुपारी लेके खड़े हो गए, वो सुपारी लेके खड़े हो गए, वो खड़े हो गया, किसी को कोई नाम दे देते, किसी को कुछ नाम देते थे। क्या दूसरी लोग पार्टियां खड़े नहीं हो सकती इलेक्शन में, या वो लोग लड़ नहीं सकते? आप अगर किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो जाहिर है कि आपके ऊपर कोई ना कोई पलटवार करेगा। आप क्यों इस तरीके की वो करते हैं कि दूसरों को हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का? ठीक है, देखिए माजी के अंदर जैसे भी इंतखाबात हुए तो ऐसे तजुर्बे भी हमारे सामने हैं, जैसी कि वो बात सामने आई है कि भाई ये इनसे खड़े लेके उनसे लेके खड़े, ऐसे माजी के तजुर्बा। आरोप तो आपके ऊपर भी, आप भी लेके खड़े। सुनिए ना मेरी बात, हम पे आरोप लेने के बाद भी लोग तो हमारे साथ में है ना। आरोपों को लोग किनारे करके हमारे साथ में खड़े रहते हैं ना। लोगों को मालूम झूठे आरोप है, लेकिन अगर कोई शख्स इलेक्शन लड़ रहा है तो सबसे पहली बात और सबसे अहम बात यह कि आप ज्यादा नुक्ताचीनी ना करें। अगर आपको लोगों ने जिम्मेदार बनाया है, आप अपने को जिम्मेदार बनाना चाह रहे हैं। आप सुनिए ना, एक मिनट नहीं, मैं भूल जाऊंगा मुद्दा। आप ये कह रहे हैं कि भाई जाति नुक्ता ना करें, आप खुद ही जाति कह रहे हैं, किसी को कुछ ढोंगी कह रहे हैं, किसी को जोकर कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। ये तो आप ही की तरफ से शुरू होना ही है भाई। अगर आप नौटंकी का तमाशा लगाएंगे, अगर आप बताएंगे मैं घर घर घूम रहा, मैं मौत को कुएं में घूमूंगा, इसको मस्करा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, ठीक है ना, आप उम्मीदवार तरफ से तो नहीं बोल सकते, आप उम्मीदवार है। अरे हम कहां बड़े उनके मुंह से बोल रहे अपने आपको? अरे वही बोल रहे हैं। नहीं तो आप किसी को मतलब आप एक सीनियर लीडर हैं, जैसे यहाँ के औरंगाबाद एक उम्मीदवार की मैं खास तौर से बात करूंगा जो अपने आपको उम्मीदवार बता रहे, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके बयान आप देखो, बोले मैं मौत के कुएं में गोल घूमूंगा, मैं घर घर घूम। अरे भाई, आप क्यों मस्खरापन कर रहे हैं? संजीदगी पैदा करो। अगर वाकई में उम्मीदवार बोल के आ रहे हैं, आपके पास में कोई विजन है तो वो सामने रखो। लेकिन मैं जितने भी उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, इनसे मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनल नुक्ताचीनी मत करो। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या, जो आपकी तरफ से जो बयान आया वो किस हद तक आपको लगता है सही हुआ है? वो ऐसी बयानबाजी से सबने बचना चाहिए, सबने बचना चाहिए। अगर आप मेरे को मेरी शख्सियत को दागदार करने की बात करेंगे तो लाजमी बात है जब मेरे अना को ठेस पहुंचेंगे तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रत्युत्तर तो आपकी तरफ से इस तरीके के बयान आते हैं? नहीं, हमारे तरफ से नहीं आए। शुरुआत देखो, आप बहुत निचले दर्जे के बयान आए जी। नहीं, आप हमारे सामने हम उसके ऊपर चर्चा भी नहीं कर सकते। ये बात गलत है। मुझे एक संस्कृति, आप किसी को और इस तरीके का अटैक कर सकते हैं? नहीं, आप अभी ये बात कर रहे हैं, आप किसी एक बात को लेकर मेरे सवाल कर रहे हैं। 4-6 महीने से क्या चल रहा है आप जरा देखिए। वो ठीक है, लेकिन अभी आपको मामला दब गया था ना। अरे मामला सब पूरी तरह दब गया था। इलेक्शन का भूल बच गया, इलेक्शन के करीब अगर माशरे में मैं सियासत, आप इस तरीके के बयानबाजी देते हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं सियासत में अगर काम कर रहा हूँ और अगर मैं सियासत में काम कर रहा हूँ तो मेरे क्या अफराद है, मेरे घर के लोगों को पूरी बात मालूम होना जरूरी है क्या? चलिए वो मामले, लेकिन आप अगर इस लेवल तक जा रहे हैं, इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है।
नहीं तो ठीक है ना, आप अगर कुछ और आप करना नहीं चाहते तो आप अगर किसी को इसमें पर्सनल अगर किसी को जाके कुछ बोलेंगे तो सामने वाला जाहिर है कि आपको छोड़ेगा नहीं। आप एक तरफा बात कर रहे हैं, एक आप तरफा शुरुआत बात की नहीं तरफ कर रहे। जाओ, आप शुरुआत पे जाओ, ये शुरू कहां से हुआ? नहीं तो शुरू कहां से हुआ? जहां से शुरू हुआ मैं वहीं से बात कर रहा हूं। हाँ, तो आप जो है ना उनको रोकिए। मैं वही अपील कर रहा हूं उन लोगों से कि आप कितने बड़े, मैं सियासत का कितना बड़ा सूरमा है वो बताने की जरूरत है। मैं एक हिमालय पर्वत को फाड़ के नहर निकाल सकता वो बताइए, लेकिन किसी के घरों को, हमारी माँ बहनों की इज्जतों को पदार्थ मत कीजिए। चलिए अब आगे हम दूसरे टॉपिक बात करते हैं। जैसे कि अभी हर एरिया में मैं देख रहा हूं कचरे का इतना बड़ा मुद्दा है, जहां जहां पर, जैसे आजाद चौक से लेकर रहा हूं मैं, तो अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे, देखा मैंने वहां पर कचरों का हर जगह ढिगार लगा हुआ है। महानगर पालिका का उधर ध्यान नहीं है। अब कारपोरेटर यहाँ पर एमआईएम की ज्यादा चुन के गए थे, उस इलाके में आज भी आ रहे बहुत जगह काम ऐसा है जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है आज भी। जैसे मसलन सड़कों का काम है, जैसे मसलन पानी का इशू है। कई ऐसा होता है कि पाइपलाइन जब होती है डाल के आप लोग छोड़ देते हैं उसको, कोई उसको रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हो क्या रहा है, किस तरीके का काम कर रहे हैं? देखिए, कचरे की अगर आप बात करें तो ये रमजान के अंदर बदनज़मी हो सकती है, नंबर एक बात। दूसरी चीज, अब रास्तों की बात करें तो रास्ते तकरीबन जितने हैं पूरे मुकम्मल कर लिए, ये रास्ता भी पूरा मंजूर हो चुका है। अब रही बात की कुछ काम जरूरी, मैं ये तो दावा नहीं कर सकते कि हमने पूरा जैसे वादे किए थे पूरे जमीन पर उतार दिए, कई कमियां रहेंगी, इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसा और एक मेरा सवाल इस तरीके का बनता है, आप आने वाले वक्त में लोकसभा का इलेक्शन होना है, लोकसभा के इलेक्शन में किस तरीके का समीकरण एमआईएम पार्टी ने बनाया है, कैसा नियोजन बनाया आप लोगों ने इस बार? देखिए, जो मौका एमआईएम, क्योंकि इस बार मामला बड़ा कठिन है, इस बार मामला बड़ा टफ है, क्योंकि इस बार सिर्फ ये नहीं है कि इम्तियाज जलील अकेले हैं, इस बार और भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा जो है हिम्मत रखते हैं। किस तरीके का समीकरण है? देखिए, इलेक्शन जब भी आते हैं तो वो सख्ती होते हैं, वो टफी होते हैं, उनको इजी नहीं लिया जा सकता और ना ही उनको हल्के में लिया जा सकता। लेकिन अवाम के मसले कौन से हैं? देखिए, आज सबसे बड़े जितने इश्यूज हैं, जिन इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट बनने जाएंगे, गवर्नमेंट बनेगी, उन इश्यूज को लेकर हम समाज के सामने जाने वाले, लोगों के सामने जाने वाले। कितने लोग खड़े रह रहे, कितनी पार्टियां खड़े रह रही है, अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये रखता है कि आप जनता के मुद्दों को कितनी अहमियत दे रहे हैं, आप जनता को कितना राहत दिलाने की बात कर रहे हैं, राहत दिलाने के काम कर रहे हैं, आप महंगाई के ऊपर कितने आंदोलन कर रहे हैं, आप बेरोजगारी के ऊपर कितनी बात कर रहे हैं, आप स्टूडेंट को किस तरीके से स्कॉलरशिप दिलाने की बात कर रहे हैं, आप किसानों की खुदकशी को किस तरीके, किस नजरिए से उनको, उनकी खुदकशियों को बंद करने की बात करें। इन मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए और इन मुद्दों पे इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी लोगों के सामने जाएगी। पिछले 5 साल पहले आपके साथ वंचित बहुजन अघाड़ी थी, इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी मुझे लगता है कहीं ना कहीं औरंगाबाद में भी मुस्लिम चेहरा देने की कहीं ना कहीं आशंका मुझे नजर आ रही है कि मुस्लिम चेहरा बड़ा वो देने वाली है। तो फिर अब कैसा करेंगे, क्योंकि दलित और मुस्लिम का गठबंधन उस वक्त देखा गया था तो हमने खासदार देखा था। इस बार गठबंधन अगर वंचित का नहीं हुआ तो वंचित के पीछे ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज नहीं होगा, काफी तादाद में दलित और मुस्लिम एक साथ हो जाएंगे, फिर कैसा कन्वर्ट करेंगे वोटों को आप? देखिए, आखिर और अव्वल शहर की जनता, शहर के लोग तय करेंगे किसके पीछे खड़े रहना है। और हमारे एमपी इम्तियाज, पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब को जो मौका दिया था, आप रिकॉर्ड उठा के देखो, डे 1 से लेके तो आचार संहिता लगने तक कि पार्लियामेंट के अंदर परफॉर्मेंस कैसा रहा है, परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, काम करने की क्षमता को देखा जाएगा, उनकी स्किल को देखा जाएगा, और उम्मीदवार बहुत आएंगे। अब अगर वो पार्टी, कोई पार्टी अगर अपना उम्मीदवार उतारती है तो हम कौन होते इसके ऊपर तबसरा करने वाले? हाँ, इख्तियार उनको बिल्कुल उतारे, लेकिन जनता, हमारा पूरा यकीन है कि एमआईएम पार्टी के हमारे जो खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ ही रहेंगे। आपका मंशा कैसा, किस तरीके का मंशा? जैसे हर पार्टी से जब मैं बात कर रहा हूं, हमने उम्मीदवार जो कहते हैं कि भाई हमको बीजेपी को रोकना है, आपका मंशा क्या है? किसने रोका फिर पिछले टाइम? चंद्रकांत खैरे साहब किसके उम्मीदवार थे? बीजेपी शिवसेना की थे, हमने रोका उनको। तो फिर आप अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं जाते? आप इंडिया अलायंस के साथ अगर आप जाते, वैसे भी तो आपके अगर यहाँ से खासदार चुन के अगर आ जाते हैं, अगली बारी अगर फिर से एक बार एमआईएम के सांसद चुन के आते हैं तो एक हैदराबाद, एक और ये किए, वैसे भी तो आप सरकार में बैठते नहीं है ना, आप सरकार में आपकी जगह बनती नहीं है। अभी चंद्रकांत खैरे साहब का उन्होंने नाम डिक्लेयर कर दिए जी, किस पार्टी के उम्मीदवार है वो? शिवसेना के हैं, इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ में है। तो फिर अगर आप बोल रहे कि आप हमने साथ जाना, तो फिर ये रहते नहीं थे ना? नहीं तो आप भी मांग सकते थे ना, आपको तो सीट थी ना, मैं वही बता रहा, या कहीं और जगह से मांग सकते थे। आप मांगेंगे जब हम लोग जनता ने हमको यहाँ से मांग सकते, हम दूसरी तरफ जाएंगे क्या? नहीं तो फिर आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, अगर इंडिया अलायंस के साथ में अगर आप रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इसका। उनको जरूरत नहीं है ना, किसको जरूरत नहीं है? इंडिया गठबंधन आप भी तो जाते नहीं है ना, आप तो कहते हैं कि कांग्रेस को हम बगैर बुलाए कैसे देंगे? हम तो ये आप तो ये कहते हैं कि भाई हम कांग्रेस को दफन कर देंगे। जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है, जब तक आजाद नहीं हुए लोग नमाज को नहीं जाते, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है कि भाई हम कांग्रेस को दफन कर देंगे।
वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस को दफन कर देंगे। आपने लास्ट टाइम देखा भी होगा वीडियो, उसकी वजह भी बताए, वजह भी बताए क्यों करेंगे, वजह मालूम है ना आपको? नहीं, वजह मुझे पता है, लेकिन बस नहीं तो ठीक है ना, फिर आप उसका जवाब मैं आपसे लेने के लिए आया हूं ना आरिफ भाई। बोलिए ना। वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आप इंडिया अलायंस के साथ में अगर रहे तो आप बीजेपी को रोकने में मैं सक्षम इसका रहेंगे। जवाब आपको इससे पहले भी दे चुका है कि देखिए, आप इससे पहले भी आपने कहा था जरा झुक के बात करना, जरा मिल के बात करना। अरे अहंकार में डूबे हुए लोग हैं वो, ये सिर्फ नाटक दिखावा करते कि हम इनको रोक रहे हैं, हम उनको रोक रहे हैं, कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, उनको जरूरत ही नहीं है किसी की। तो मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो भी बीजेपी के साथ है, ये आपका ये मानना है? तकब्बुर में उनको लगता है बस हम ही जाए, हम ही अच्छा। बादशाह, हम ही शहंशाह है। अच्छा, हाँ, बराबरी में किसको बिठाना नहीं चाहते, किसी को बराबर का दर्जा नहीं देना चाहते, तो इमाम देना चाहती है, गुलाम बने रहा। हमारे पास तो सब है जी, हमारे पास दलित समाज, हमारे साथ में धनगर समाज, सारे समाजों को लेकर अगर कोई चल रहा तो सिर्फ इमाम पार्टी चलती। आपके पास सबका आदर, सबका सम्मान आपके पास में ऐसा है। लेकिन मैंने पिछले विधानसभा में देखा कि आपकी वजह से बहुत सारी सीटें गिरी भी। किसकी गिरी? बहुत सारी सीटें गिरी ना साहब। कहाँ गिरी? बहुत जगह तो आपने दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे रहे ना आप। तो नहीं रहना क्या? नहीं तो रहना हम चाहिए, एक नंबर की लड़ाई लड़ रहे। नहीं तो ठीक है ना, तो एक फिर नंबर की लड़ाई हम लड़ आप तो रहे फिर ना। साथ में गठबंधन में किसी के साथ जाने भी तो तैयार नहीं होते ना आप। बात होगी ना उसके ऊपर। अरे भाई वो लोग अहंकार में और गुरूर मगरूर लोग है, वो नहीं करना चाहते किसी तो फिर से। आप ऐसे से जीतेंगे आप नहीं ना। उनका टेंशन ले रहे हो, मैं उनका टेंशन नहीं, आप मत ऐसे लो, जीतेंगे उनका नहीं ना। टेंशन। वो लेना नहीं, वो लेना नहीं चाहते आप किसी ऐसे से। जीतेंगे भी तो नहीं ना। देखिए, हमारी बात तो छोड़ दिया जी, अभी इतनी बड़ी शख्सियत थी महाराष्ट्र की, हाँ। प्रकाश अंबेडकर साहब, लिए क्या उन्होंने साथ में? दियो आप जवाब इसका। अभी तो उनकी बात चल रही है, कुछ भी 2 नहीं दिन चल का रहा। टाइम दिया है। अरे हो गया, आप कहते नहीं, फिर आपको मालूम ही नहीं नहीं है। तो 2 दिन का टाइम दिया है ना, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जनाब आपको मालूमात नहीं है? मालूम नहीं, मुझे सब मालूमात है, मेरी बात ऐसे नहीं, मुझे सब मालूम है, नहीं मालूम, मुझे मालूम है सब। फिर प्रकाश अंबेडकर साहब ने कैसे इनको उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए? किसको डिक्लेयर कर दिए? मालूम ही नहीं, फिर आपको तो बोल रहा हूं। मैं वही तो बोल रहा हूँ 8 आपको। से 9 उम्मीदवार ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए उन्होंने। अभी कोई बातचीत नहीं चल रही। मेरी बात आप सुनिए अल्ताफ दिया है। साहब, देखिए आप जो- सुनते नहीं, नहीं आप क्या होता है, आपकी नहीं, ये हमारे सबसे पास बड़ी जवाब प्रॉब्लम, आप मौजूद है। सुनते नहीं। आपका जवाब है, लेकिन आप हाँ, सुनने को तैयार हमारे नहीं। पास आप क्या जवाब- करते हैं, जवाब सुनते ही नहीं, नहीं, आप सवाल सुनने तैयार ही नहीं हमने होते। बता दिया आपको कि देखिए, हमारी बात को छोड़ दीजिए, वंचित बहुजन अघाड़ी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करते, इनको माइनॉरिटीज नहीं चाहिए, इनको SC ST नहीं चाहिए, इनको सिर्फ बादशाह बनाते रहो और अपन दरी लेके खड़े रहो। वो इस अहंकार में डूबे हुए हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि भाई वो आप उनके पास जाने तैयार है, लेकिन वो लोग आपके साथ नहीं आते? कह दिया ना आपको, वो बताइए ना मेरे को, आप जवाब दीजिए प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ। चलिए, क्यों कर रहे हैं? मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ऐसा है, अभी जैसे कि देखा ये जा रहा है कि अक्सर मैंने ये चीज देखने को मिली है मुझे कि जितनी ग्रीन बेल्ट हुए वहां पर पानी का बड़ा, या पूरा औरंगाबाद शहर का पानी का मुद्दा बड़ा है। आप लोग धरने दिए हैं, बड़ा आपने आंदोलन किया है, लेकिन वादे तो ये किए गए थे कि भाई आपको 8 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पानी मिलेगा, लेकिन आज तक पानी, लोगों को पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी आज तक मिला नहीं है। ये आपसे सवाल होगा। और उसके अलावा एक और, जैसे औरंगाबाद के मुद्दे पर ये बड़ा मुद्दा सामने आया है, मैं पिछले दिनों एक बड़े वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई जनता आपको जरूर इस मामले में पूछेगी कि भाई औरंगाबाद के नाम को लेकर जब मुद्दा चल रहा था उस टाइम आप खामोश रहे, पार्लियामेंट में आपने आवाज नहीं उठाई, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ी अच्छा आपने ये सवाल करे, पहले इसके ऊपर आप जवाब ले लीजिए। जो शख्स है, बड़े जिम्मेदार शख्स है वो, और इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करना चाहिए। ये मुद्दा 1990 के दशक में पहले उठा, दशक में जब पहला ऑर्डिनेंस निकाला गया था औरंगाबाद संभाजी नगर के ताल्लुक से। शहर के पूरे जिम्मेदार, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे जहीन लोग, हमारे दूरअंदेश लोग, सब ने बैठ के तय किया कि इस मुद्दे को कैसे निपटा जाए। इसके लिए सब ने बैठ के एक इत्तेहाद के तौर पर एक तय किया और जनाब मुश्ताक अहमद साहब के नाम को आगे किया, उनको पिटिशनर बनाया। ये किसने तय किया? ये शहर के जिम्मेदारों ने बैठ के तय किया। जब आपके तरफ जिम्मेदारी दे दी गई, जब आपको सब सपोर्ट करे, हर जाविये से, हर तकाजे से आपकी मदद कर रहे, आपको ज़हनी तौर पे पूरी मदद कर रहे हैं, माली तौर पे पूरी मदद करके दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ाए, तो आप अपने आप को तनहा मत समझिए कि आपने कोई तीर मार दिया। ये शहर के लोगों ने उस काबिल आपको समझ के काम दिया। तो आप उस काम को लेके जब कोर्टों तक पहुंचे और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे, ये 95-96 की बात, उस वक्त ये मामला वहीं खत्म हो जाता था। आप लापरवाही, इसके अंदर आपकी लापरवाही का नतीजा कौम और मिल्लत को भुगतना पड़ रहा। इल्जाम लगा रहा, आप कह रहे कि मैं कुछ भी नहीं है, आप सबने मिलकर तय किया था आपको। दूसरी एक चीज अहम बात, 1990 के दशक में 95-98 की बात है, जिस वक्त ये मामला अदालत उज़्मा में गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अहमदी साहब थे। जरा जनाब से पूछो कि क्या रिमार्क्स थे, क्या ओरल थे, क्या जहन था और किस नतीजे पे हम पहुंच चुके थे। पिटिशनर डिस्पोजल हो जाता था, यकीन मानो बहुत बड़ी जीत हो जाती थी।
चीफ जस्टिस अहमदी साहब ने खुले तौर पर ओरल रिमार्क्स पास करा था कि हुकूमत ये नाम बदलने के अंदर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही। हुकूमतों का काम है कि डेवलपमेंट के तरक्की के काम करना, नहीं कि शहरों के नाम बदलना। वो पैनल उस वक्त इतना बेहतरीन ज़हीन पैनल, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आज बैठे हुए लोग गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन मौका और हालात और सिचुएशन बहुत अच्छी थी। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में आके स्टेट गवर्नमेंट के वकील ने खाली ओरल बात करा कि साहब हम शहर का नाम नहीं बदल रहे। आपने पिटीशन क्यों विड्रॉ करके ले, जरा इसका जवाब ले लीजिए उनसे। अगर आप पिटीशन विड्रॉल नहीं करते जब, और अगर आप वो डिस्पोजल करा के लेते, तो आज ये दिन तुमको और हमको देखना नहीं पड़ते थे। मैं बोलूं क्या उसके मुजरिम हुआ है बोल के, लगो इल्जाम। उसके बाद में जब अभी ये मुद्दा शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट ने, ये शिवसेना और आघाड़ी गवर्नमेंट ने जब ये मुद्दा अभी ऑर्डिनेंस निकाल के मंजूरी दी फिर से छत्रपति संभाजी महाराज की, और ये जनाब पूरी बात करने के बाद, इल्जाम लगाने के बाद कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते, तो कौन कौन बैठे थे कैबिनेट के अंदर, जरा इसका भी आप जवाब दे दीजिए। कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी वालों को, इनको हिम्मत कैसे होती है ये बात करने की? किस मुंह से वोट मांगेंगे औरंगाबाद के लोगों को आप? कैबिनेट में जयंत पाटिल बैठे हुए, कैबिनेट में अशोक राव चौहान बैठे हुए, कैबिनेट के अंदर तुम्हारे यहाँ के कौन से पाटिल, बाला साहब, थोरात साहब बैठे हुए, सब कांग्रेस के कैबिनेट में बैठ के प्रस्ताव पास कर रहे हैं, और तुम हमको लेकर उनके खोटे से बांधने की बात कर रहे। तो क्या कर रहे हैं आप औरंगाबाद संभाजी नगर का काम कर रहे हैं, ये हमको लेकर किसी खूटे से बांधने का धंधा कर रहे हैं। फिर हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगे। और अभी भी औरंगाबाद की कीर्ति समिति बनाई गई थी, कोई एमआईएम ने अपनी पार्टी का बोर्ड नहीं लगाया था। आप कह रहे हैं संसद में आवाज नहीं उठाए। कपिल सिब्बल के पास ये महाशय जनाब को कौन लेके गया था दिल्ली में? पूछिए सर आप इनसे, क्यों ऐसी झूठी बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। बल्कि कपिल सिब्बल साहब के पास आपने तस्वीरें भी शायद देखेंगे जब शायद हुई थी, जब तो बहुत आप तारीफ कर रहे थे, बहुत बातें कर। आज क्या मजबूरी है कि आप खिलाफ बात कर रहे? तो देखिए, जब कपिल सिब्बल साहब के पास पहुंचे, कपिल सिब्बल साहब से वक्त हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने लिया, मैटर जब सबजुडिस हो गया। आप बताइए मेरे को, जब मैटर सबजुडिस होगा तो सुप्रीम कोर्ट में आप और मैं करने वाले क्या है, पार्लियामेंट में क्या करने वाले? जब मैटर आपका अदालत आलिया और अदालत उस्मा तक पहुंच चुका है, और अभी भी जब यह पूरा औरंगाबाद के कीर्ति समिति बनेगी, सब पार्टी के लोगों को बुलाए खासदार साहब ने, तमाम लोगों की गेस्ट हाउस में मीटिंग लिए, हम सब मौजूद थे उसके अंदर। उसके अंदर फिर यह तय किया कि इनको पहला तजुर्बा है, लिहाजा इनको पिटिशनर बनाया जाए। जब तो सिद्दीक मोतीवाला साहब मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे, सबने हमारे खासदार साहब के हौसले की तारीफ और हिमायत की। ये भी साहब बड़े खुश होकर बगल गिरे हुए कि नहीं, बहुत बड़ा फराक दिली का मोहर, हम खुद भी पिटिशनर बन सकते थे, हमने मौका आपको दिया। ये ऐसे इल्जाम लगाने के लिए दिया गया। अभी मुंबई हाईकोर्ट के अंदर ये मैटर चल रहा। अच्छा, मेरे को अब ये जनाब से मेरे को जरा, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की बहुत हिमायत में बात कर रहे इनो पिटिशनर बनने के बाद, हिसाम उस्मानी साहब ने क्यों इस्तीफा दिए, जरा इसका जवाब मिले उनसे। औरंगाबाद के नाम चेंज होने की वजह से दिया, गैरत थी करके लिए ना। हाँ, उनको गैरत थी करके लिए। तो आपका कहना है कि सबने पार्टी छोड़ देना चाहिए? सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा साफ बोलना है। जिस तरीके का सवाल ये खड़े कर रहे हैं, आप गैरत की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात है। जिसकी गैरत जागी, मतलब शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी सब छोड़ देना चाहिए, सबने पूर्ण हिमायत में आ जाना चाहिए। लीजिए इसका जवाब। हाँ, आपकी गैरत कहाँ गई थी जब आपके मिनिस्टर बैठ के ये रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, तो आपने सवाल क्यों नहीं करे? नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। नहीं, आप तो सवाल उनसे कीजिए। मैं तो सवाल उनसे करूंगा, मैं आपको जवाब दे चुका हूं। सवाल करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। बिल्कुल कीजिए। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हिशाम उस्मानी साहब की बात जब आप कह रहे हैं कि उनके अंदर गैरत थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बिल्कुल बिल्कुल करें। फिर आपका कहना क्या है, जितने मुस्लिम समाज, ये उसके अलावा जितने ऐसे औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत करने वाले जो शिवसेना में है, कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी, सबने छोड़ के एमआईएम में आ जाना चाहिए क्या? आपकी पार्टी में पकड़ लेना चाहिए? मैं एमआईएम की बात ही नहीं किया, आप गलत बात। तो फिर आपकी पार्टी बची ना, पार्टी कौन सी पार्टी? आप गलत अल्फाज, पार्टी बची कोई नहीं ना, वही पार्टी आपकी बची यहाँ पर। जैसा वो शख्स की गैरत जागी, तुम्हारी गैरत जागी, तो मिनिस्टर से पूछना था ना। ये मेरा बोलने का मतलब है। सवाल तो पूछे गए बहुत सारे। अच्छा, इन्होंने कौन सा मिनिस्टर से पूछा, जरा बोलिए। बोले मेरे अब यहाँ पर इलियास किरमानी ने मेरे साथ उनकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनाब की बात कर रहा, पूरे जो गलत बयानबाजी कर रहे और कह रहे कि आपने 2 लफ्ज नहीं उठाए, आपने 3 लफ्ज नहीं उठाए। अरे जनाब, आपको तो पूरी कौम ने सरगर्म उठा के आपको दे दिया ना, पूरा आपके हाथ में। आपको पूछने का भी हक नहीं, आपने क्या तीर मार लिए? आपको अगर हमने चुन के दिया है तो हम आपको सवाल भी नहीं पूछ सकते। अच्छा, हो गई आपकी बात। हाँ। कितने बार उन्होंने आके साहब को बोले कि साहब चलो जरा मुद्दे को उठाओ, बोल के जरा पूछो। आप तो बगल की रो रहे हैं, गले में नहीं, आपका बहुत बड़ा दिल है, आपने फिर से मेरे को आगे बढ़ाया। फिर आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो सवाल भी नहीं कर सकते, वो 10 बार करो सवाल, लेकिन झूठे सवाल इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, ये आपका मानना है? हाँ, ये हमारा कहना है। ठीक है, जिम्मेदार आप थे। सुनिए मेरी बात, नहीं मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, आपने बोलने नहीं दिया बीच में जी। अभी भी जब ये कीर्ति समिति औरंगाबाद की बनी, फिर से इनको आगे बढ़ा के इनके हाथ में मौका दिया गया हाईकोर्ट तक जाने का।
हाई कोर्ट में और भी बहुत लोगों को जोड़ा हुआ है औरंगाबाद के नाम से, तो क्या उनको कानून ने इजाजत दी थी वो अपने पिटीशन डाल सकते? आप जाके मुंबई में उनसे लड़ रहे, तुम क्यों आए, तुम क्यों? अरे अपनी जागीर थोड़ी है, कोई भी आ सकता, कोई भी पिटीशन डाल सकता, इनके ऊपर जाके इलेक्शन भी कोई भी लड़ सकता, बिल्कुल आ सकता। अभी इस मुद्दे पे बात कीजिए। तो हाई कोर्ट के अंदर, मुंबई हाई कोर्ट में झगड़े हुए, वहां पिटिशनर ने जाके इनके खिलाफ में एफआईआर दाखिल कराया। तो ये काम दिया कि आपके जिम्मे, जिस जिम्मेदारी को आपको दिया, आप जिम्मेदारी पूरी निभाइए, बेतु के बयानबाजी कतई मत करो। आप अच्छे आदमी है, काबिल आदमी है, लेकिन हमको बड़ी तकलीफ हुई आप जिस अंदाज से बात कर रहे, यानी कि आप हमारे साथ में बैठ रहे मीटिंग में तो कुछ और कैमरा सामने आया तो कुछ और, ये रूप नहीं होना चाहिए। चलिए, ये थे आरिफ हुसैनी साहब, एमआईएम के प्रवक्ता है। जैसे इनसे बात की इन्होंने, सारी बातें को, बहुत सारी बातों में हमारे इनसे बातचीत डिस्कस हुई। आरोप प्रति आरोप का दौर तो चलता रहेगा, इलेक्शन का दौर है। आने वाले वक्तों में शिवसेना की तरफ से जो है चंद्रकांत जी खैरे साहब को टिकट डिक्लेयर कर दिया गया है, एआईएमआईएम की तरफ से इम्तियाज जलील रहेंगे और पार्टियों के चेहरे हमारे सामने आते रहेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में क्या कौन सी पार्टी जो है मैदान में अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। अपक्ष उम्मीदवार भी बहुत ज्यादा अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब देखना यह है किस तरीके का मैदान में इलेक्शन की तैयारियां चलेगी, किस तरीके से मैदान में देखने को मिलेगा कि कौन जीतेगा, कौन किस तरीके से लड़ाई लड़ेगा। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल औरंगाबाद अपडेट को सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।